in this session, first of all, we have discussion about the atmosphere. Sit down, all of you. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर के बारे में, किसके बारे में? एटमॉस्फेयर में हमने सारी गैसेस का देखा था। उसमें देखा था हमने मोस्ट एबंडेंट गैसेस, फिर नाइट्रोजन का हमने परसेंटेज देखा था, फिर ऑक्सीजन का देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था और अदर गैसेस का देखा था। आज समझे? फिर अब आज के सेशन में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में हम पूरा होल उसका कंपोनेंट देखेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिसिप्लिन इन मैनर एंड बी कंसंट्रेट टू ऑल ऑफ यू। आर यू अंडरस्टैंड? Nobody can talk in my class, otherwise I strictly punish you first of all. So first of all listen and watch my lecture. तो आज के सेशन में हम देखेंगे ओजोन लेयर के बारे में। किसके बारे में? ओजोन लेयर के बारे में। किसके बारे में? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। इसको जब हम लिखें तो थोड़ा आगे आ जाए तो ये पूरा इधर देखिए, ये पूरा आए का फार्मूला होता है O3। इस ओजोन को क्या कहते हैं? O3 इसका फार्मूला होता है। ओजोन लेयर का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ओजोन लेयर को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ। इस ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ कहते हैं। यानी कि इस धरती का हमारा सुरक्षा कवच है। क्या है? जो कि सुप्रीम पावर अलमाइटी गॉड ने हमें प्रोवाइड करा है हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस ब्रह्मांड में। समझ रहे? अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर ना होता तो इस सृष्टि पे, इस यूनिवर्स पे, इस ब्रह्मांड पे जीवन ही नहीं होता। अब बोलिए हाउ? कैसे बताने जा रहे हैं। इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सन होती है, क्या होती है? जो हमारी सन होती है वो हार्मफुल रेडिएशन इमिट करती है। क्या करती है? हार्मफुल रेडिएशन इमिट करती है। क्या करती है? हार्मफुल रेडिएशन क्या करती है? इमिट करती है। उस हार्मफुल रेडिएशन का नाम है यूवी रेज। क्या नाम है? यूवी रेज। क्या नाम है इसका? यूवी रेज। इस यूवी रेज को हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें कहते हैं। और ये पराबैंगनी किरणें बहुत डेंजरस होती हैं। क्या होती हैं? और इसके साथ साथ ये कार्सिनोजेनिक होती हैं। क्या होती हैं? कार्सिनोजेनिक होती है। कार्सिनोजेनिक में होता है कैंसर काजिंग एजेंट। कैंसर काजिंग यानी कि ऐसा एजेंट जो कैंसर काज करे। क्या काज करे? अगर ये रेडिएशन, अगर ईश्वर ने इस प्रोटेक्टिव लेयर को ना दिया होता ओजोन लेयर को, तो ये पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पे आती और हमारी धरती पे जीवन का विनाश कर देती। क्या कर देती? जीवन का विनाश कर देती। और जीवन का विनाश कर देती। क्यों विनाश कर देती? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन की इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, इतनी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होती है कि ये जो लिविंग बींग्स हैं, क्या है? अगर हम लिविंग बींग्स की बात करेंगे, पहले एक टर्म समझ लीजिए। बहुत सारे क्लास में मैंने बताया है लिविंग बींग्स, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए क्या है लिविंग बींग्स। आप लोग भी नहीं जानते होंगे। समझ रहे? अगर लिविंग बींग्स की बात की जाए, कौन बोला जानते हैं? समझ रहे? लेक्चर में मत इनमार करेंगे सर, नहीं जानते हो। लिविंग बींग्स में मेनली प्लांट और एनिमल आएंगे। क्या आएंगे? क्या आएंगे लिविंग बींग्स से? क्योंकि लाइफ सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही पाई जाती है। लाइफ किसमें पाई जाती है? समझ रहे? लाइफ स्टोन में नहीं पाई जाती है। लाइफ वाटर में नहीं पाई जाती है। समझ रहे? लेकिन वो एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? प्राकृतिक होता है। उसको ईश्वर ने बनाया है, अलमाइटी गॉड ने बनाया है। लेकिन वो लाइफ नहीं पाई जाती उसमें। क्या नहीं पाई जाती? लाइफ नहीं पाई जाती। आर यू अंडरस्टैंड? सन भी है लेकिन इसमें भी लाइफ नहीं पाई जाती। ये भी नेचुरल रिसोर्स है। आर यू अंडरस्टैंड? अब आते हैं तो अगर ये मतलब प्रोटेक्टिव लेयर ना होता तो ये लिविंग बींग्स क्या हो जाती? सब डिप्लीट हो जाती, विनाश हो जाती, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। आर यू अंडरस्टैंड? तो अब ये जो हमारा मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होता है ऐसे हमारे सन के ऊपर बना रहता है। अभी हम डायग्राम बना के बताएंगे। पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। समझ रहे हैं? अभी डायग्रामेटिक
कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इससे कौन सी हार्मफुल रेडिएशन निकलती है? यूवी रे। क्या निकलती है? इसका नाम क्या है? पराबैंगनी किरण। क्या नाम है? और ये पराबैंगनी किरणें कार्सिनोजेनिक एजेंट होती है। कैसा एजेंट होती है? ऐसा एजेंट जो कैंसर कॉज करे। समझ रहे हैं? यस सर। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है तो लिविंग सब क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, विनाश हो जाती है। तो ये हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को? ओजोन लेयर। कौन करती है? ओजोन लेयर का फार्मूला क्या है? O3। क्या है? O3। समझ रहे हैं? ये ओजोन लेयर हमारे जो साइंटिस्ट हैं इसको रिपोर्ट किए हैं। क्या किए हैं? इसको रिपोर्ट किए हैं। एक हमारा जो मतलब कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिक रीजन। क्या नाम है? अंटार्कटिक रीजन। वो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे देखा गया कि वहाँ पे ओजोन होल पाया गया। क्या पाया गया? ओजोन होल। ओजोन होल कहाँ पाया गया है? अंटार्कटिक। ओजोन होल आर फाउंड इन अंटार्कटिक रीजन। ये कंपटीशन में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच रीजन आर ओजोन होल आर फाउंड। इन विच रीजन आर ओजोन होल आर। कह रहा है कि मतलब इस धरती पे किस इलाके में ओजोन होल पाया जाता है? इस धरती पे किस इलाके में ओजोन होल पाया जाता है? तो वो हमारा आंसर होगा अंटार्कटिक रीजन। क्या होगा? अंटार्कटिक रीजन। अब ये हमारा ओजोन होल क्यों हो रहा है, इसको हम देखेंगे कि ओजोन होल क्यों हो रहा है। नो बॉडी कैन डाउन। इतना तगड़ा मार देंगे उसको ना। तो देखें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मतलब ओजोन होल है, समझ रहे हैं? ओजोन होल क्यों होता है? अगर ओजोन होल होगा तो ये जो हमारी हार्मफुल रेडिएशन है वो हार्मफुल रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारी धरती पे आएगी, और धरती पे आएगी हमारी बॉडी में पड़ी तो स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन में पड़ जाएगी। आई पे पड़ेगा तो आई कैंसर हो जाएगा। आ रहा समझे? तो हम मर भी जाएंगे, एक समय आएगा। समझ रहे? चलिए तो देखिए, तो ओजोन होल होने का जिम्मेदार है CFCS है। क्या है? CFCS। अभी इसका नाम सुने हैं? नो सर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक दूसरा होता है क्लोरीन होता है। क्या होता है? अब ये क्लोरीन आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है। किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर। क्या होता है? फ्रीज से। किससे निकलता है? फ्रीज से। AC से निकलता है, एयर कंडीशनर से निकलता है। बताया जा रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कैन डिप्लीटेड 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ। बताया जा रहा है कि एक क्लोरीन का यूनिट, एक क्लोरीन का एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को ये डिस्ट्रॉय करता है, डिप्लीट करता है। क्या करता है? 1 लाख ओजोन को डिस्ट्रॉय। ये भी आ सकता है कंपटीशन। लिखवा देंगे बाद में उसके लिए प्रश्न। अभी आप प्रिंट ऑफ साइलेंट मोड पे इसको सुनिए। एक यूनिट, एक पार्टिकल, एक कण, जैसे आप धूल में एक कण उठा लीजिए, समझ रहे हैं? अब वो कण क्या करता है? 1 लाख, कितना? 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को ये डिप्लीट करता है। तो देख लीजिए, हम ना जाने कितने AC यूज कर रहे हैं। हम AC में रहना पसंद करते हैं, चाहे हम व्हीकल में रहे, कार में रहे, चाहे हम जीप में रहे, चाहे बस में रहे। हम किसमें रहना पसंद करते हैं? AC में। हम घर बंगला बना लेंगे, उसमें भी AC रखेंगे। समझ रहे हैं? AC मंदिर में भी मिल जाएगा, मस्जिद में भी मिल जाएगा। आ रहा समझे? तो AC हर जगह है। तो AC क्या है? AC से क्या निकलती है? CFCS गैस निकलती है। क्या निकलती है? और ये CFCS जो होती है ये हार्मफुल केमिकल है। कैसा केमिकल है? और ये केमिकल क्या करती है? इसमें इतनी टेंडेंसी होती है कि ये हमारे जो ओजोन लेयर है उसको ये डिप्लीट करती है। आर यू अंडरस्टैंड? तो इसको हमें समझना होगा। इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन होगा, कंपटीशन में आएगा, विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द, हमारे धरती का सुरक्षा कवच कौन सा है? ओजोन लेयर। कौन सा लेयर? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओजोन लेयर? O3। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, which type of radiation can emit the sun। हमारा जो सन है वो कौन सी हार्मफुल
होता है यूवी फॉर अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट नहीं का अल्ट्रावायलेट होगा। आगे अंडरस्टैंड? चलिए इधर देखिए, अल्ट्रावायलेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? पराबैंगनी, क्या बोलेंगे? पराबैंगनी किरण। और उसके साथ साथ ये अल्ट्रावायलेट रे कार्सिनोजेनिक एजेंट होती है। तीसरा क्वेश्चन, पांचवा छठा क्वेश्चन बन सकता है। आर यू अंडरस्टैंड? यानी कि ये कैंसर फैलाती है। क्या फैलाती है? कैंसर। और जो अहम क्वेश्चन बनता है नॉर्मली ये हमेशा पूछा जाता है, आपको दिखाएंगे 15-20 क्वेश्चन दिखाएंगे कल के पीरियड में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच रीजन ऑफ द अर्थ, इन विच रीजन ऑफ द अर्थ कैन ओजोन होल आर फाउंड, कैन ओजोन होल आर, हमारे धरती पे किस इलाके में, किस जोन में, किस बेल्ट में, किस रीजन में, किस एरिया में क्या पाया जाता है? ओजोन होल। तो वो हमारा होगा अंटार्कटिक रीजन। और जैसा कि हम जानते हैं अंटार्कटिका हमारा क्या था? कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द अर्थ? 7। समझ रहे हैं? नेम द रवि, स्टैंड अप, रवि का बनाओ, सभी लोग याद आ जाएगा। बोलो। एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, हाँ, अंटार्कटिका, आर्कटिका, आर्टिक ओशन, हाँ, पैसिफिक ओशियन। वेरी गुड, सिट डाउन। इन्होंने ड्राफ्ट साइलेंट मोड पे इसको पढ़ डालेंगे। ये बहुत बड़ा। आप टीचर की गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोई भी आप चीज ले लीजिए, कोई भी आप मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन ले लीजिए, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, कोई भी मेडिकल फील्ड ले लीजिए, कोई भी मतलब इंजीनियरिंग फील्ड ले लीजिए, कोई भी मतलब ऑफिसर फील्ड ले लीजिए, ICS, PCS, समझ रहे हैं? सब में कंपटीशन से भरा पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? ये कंपटीशन ही है कि आज हम लोग लोकल एरिया में भ्रमण कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी अगर पहले से अवेयर होते तो आज हम डॉक्टर बने होते हैं, MBBS डॉक्टर। क्या बने होते हैं? लेकिन हमने उस चीज को, टीचर की बात नहीं मानी, तो आज हमें पछतावा हो रहा है क्योंकि हमारा समय निकल गया, हमारा जो पीरियड था निकल गया है। ऐसे आप लोग का भी पीरियड चल रहा है। दिस इज लर्निंग स्टेज, दिस इज। अगर इस लर्निंग स्टेज को आप एक्यूरेट और रियल एंड ऑथेंटिक नहीं बनाएंगे तो हमेशा आप फेक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमेशा आप फेक बन जाएंगे। कितना भी रियल बनने की कोशिश करेंगे आप, रियलिटी नहीं दिखेगी आपके अंदर। रियलिटी कब दिखेगी? रियलिटी अभी से दिखेगी। जो भी टीचर आपको बता रहा है उस चीज को प्रिंट ऑफ साइलेंट मोड पे आपको उसको फॉलो करना है, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। आलू अंडरस्टैंड? हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग के दिलों का हाल आकर पूछिए, हम लोग के दिल में समझ रहे हैं? इस समय में हम लोग 15,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, समझ रहे हैं? इस समय मतलब हम लोग को कम से कम 50,000 रुपया महीना कमाना चाहिए। कितना? इतने उम्र में जो हमारा है, समझ रहे हैं? अगर मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप हमारा उम्र देखेंगे तो 23वां साल चल रहा है। कौन सा साल चल रहा है? वैसे तो 1-2 साल बड़े होंगे। आपको मानना है। आ रहा है? इधर देखिए, अगर आप नहीं अभी से अपने ट्रैक पे नहीं उतरे, किसके नहीं उतरे, तो आने वाले दिनों में आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपसे भी बहुत पावरफुल तेज मतलब बच्चे बन रहे हैं। भूपेंद्र ध्यान से सुनिए, क्योंकि डे बाय डे मतलब बच्चों का दिमाग डेवलप होता जा रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से? एक छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा वो मोबाइल बहुत तेजी से चला लेगा। यूट्यूब ओपन करके वो वीडियो चला लेगा और वो खटाखट रील देखता रहेगा, हटाता रहेगा। आ रहा समझे? तो इतना माइंड उसका तेज हो गया, अगर उससे मोबाइल ले लोगे तो वो रोने लगता है। समझ रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी की वजह से माइंड लोगों का बढ़ता जा रहा है। आ रहा समझे? हम लोग आप लोग के पीरियड में उतना जानकार नहीं थे जितना आप लोग जानते हो। ये सारी चीजें जो अभी मैं बता दिया है, कोई हमें मास्टर आपके पीरियड में जब क्लास 5 में थे तो कोई नहीं बताया। जब क्लास 5 में थे तो ये सारी चीजें कोई बताने वाला नहीं था, ना कोई बताया था। आ रहा समझे? ये आपको क्लास 5 स्टैंडर्ड में इतनी सारी चीजें मिल गई है और हमने 10-15 क्वेश्चन बना करके दे दिया कंपटीशन। किसी बुक से हमने देखा? नो सर। हमने ऐसे ही बना कर दिया और हम किताब का कंपटीशन भी लेकर आएंगे, उसमें आप देखेंगे मिलेगा। आ रहा समझे? तो जो भी चीज हम बता रहे हैं वो हमारी रियल एंड ऑथेंटिक होती है। क्या होती है? तो उसको आप अगर प्रिंट अगर आप फॉलो कर
पढ़ लेंगे। अभी आप जितना पढ़ पा रहे, जितना आप पढ़ लीजिए, समझ रहे हैं? यही पढ़ने का पीरियड है। जैसे कि मतलब एक प्लांट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप एक लाही का मस्टर्ड प्लांट है, क्या है? मस्टर्ड प्लांट है। तो मस्टर्ड के प्लांट में वो जब सिंचाई करना था तो किसान सिंचाई नहीं किया, समझ रहे? तो जब सिंचाई नहीं किया, जब फ्लावरिंग होने वाले स्टेज में पहुंचा प्लांट, किस स्टेज पे पहुंचा? फ्लावरिंग के स्टेज पे हमारा मस्टर्ड प्लांट पहुंचा। तो किसान को होश आया, अवेयरनेस आई उसको कि लाइए हम इसको वो करें, इरिगेशन करें। क्या करें? इरिगेशन में सबका सिंचाई करना। क्या करना? सिंचाई करने के लिए। तो जब वो सिंचाई करने गए जब फ्लावरिंग स्टेज में, तो प्लांट ग्रोथ नहीं किया। तो जब आप फ्लावरिंग स्टेज पे उसको पानी दे रहे हो तो फ्लावर उसका डेवलप नहीं होगा, यानी कि डेवलप फ्लावर अच्छे से खिलेगा नहीं, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगा। जब फ्लावरिंग नहीं होगा तो उसमें फ्रूट नहीं आएगा। अब फ्रूट नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैदावार कम हो जाएगी। अब पैदावार कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो अब की बार हम अभी भी बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, कैमरा की नजर में बता रहे हैं, अब की बार गेहूं का मतलब रेट बढ़ जाए, चाहे 1 रुपया ही बढ़े। मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, आएगा मुझसे मिलिएगा 1 महीना में गेहूं तैयार हो जाएगा। चाहे 1 रुपया गेहूं का दाम बढ़े, लेकिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब की बार गेहूं बहुत लेट है। कहीं कहीं का गेहूं बहुत लेट है। क्यों लेट है? क्योंकि हम नेचर से अनवांटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं। नेचर के साथ क्या कर रहे हैं? नेचर से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब नेचर से हम खिलवाड़ करेंगे तो फ्लड आएगी। क्या आएगी? फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी। और जैसा कि बाढ़ आना चाहिए हमारे अगस्त में, और बाढ़ कब आ गई? दिसंबर में आ गई, नवंबर में आ गई, लास्ट अक्टूबर में आई थी। कब आई थी? लास्ट अक्टूबर। और जैसा कि हम जानते हैं लास्ट अक्टूबर में हमारा जो धान होता है वो फल फूल के तैयार हो जाता है, और हमारे सारे धान को नष्ट कर गई ना। तो जब धान को नष्ट कर गई, पानी में भरा हुआ था, मॉइस्चर था। जैसा कि हम जानते हैं अ व्हीट क्रॉप प्लांटेशन हैविंग अ लिटिल वाटर, जो हमारा गेहूं का पौधा उसमें कम पानी की आवश्यकता है। क्या है? यही तो है। तो जैसा कि जब उसमें मॉइस्ट है हमारे फील्ड में, खेत में, तो हम कैसे गेहूं बो रहे हैं? गेहूं जर्मिनेट ही नहीं करता, तो इसलिए लेट में बोना पड़ा। समझे? तो जब लेट में बोए तो लेट में फसल तैयार होगा, और जब लेट में फसल तैयार होगा तो वो दाना श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, और पैदावार नहीं बचे। समझे? तो इसलिए हमें नेचर से अनवांटेड एक्टिविटीज नहीं करना है। अनवांटेड एक्टिविटीज यही है कि अगर आप नेचर से इंटरेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो आपका भी मतलब मंगल में होगा। अदरवाइज क्या होगा? फ्लड आएगी, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट आएगी, नेचुरल फिनोमेना, फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगी, सुनामी लहर आएगी, स्टॉर्म आएगा, तूफान, साइक्लोन आएगा। क्या आएगा? ड्रॉट, सूखा पड़ेगी। क्या पड़ेगी? इन द प्रीवियस सेशन इन 2002 मिड अगस्त एंड लास्ट अगस्त, जैसा कि हम 2022 में लास्ट अगस्त में देखे थे, बारिश नहीं हो रही थी। यस सर। वो हमारा रेनी सीजन का मंथ है। अगस्त हमारा क्या है? रेनी सीजन का मंथ है, और उस समय बारिश नहीं हो रही थी। समझ आ रहे हैं? और हमें ऐसा लग रहा था कि अब बार बारिश ही नहीं होगी। कोई मतलब हमें इशारा ही नहीं दिख रहा था कि बारिश हुई। समझ रहे हैं? दिख रहा था ना? सोचिए एक बार, उसको ऑब्जर्व करिए, कहाँ बारिश हुई थी? बहुत कम हुई थी, कभी कभार बारिश हो गई थी, तो उसको बारिश नहीं कहते हैं। बारिश के महीने में बारिश ऐसा हो कि चारों तरफ पानी कीचड़ हो जाए, भर जाए, और मछलियाँ तुम्हारे घर के सामने से उसको बारिश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बारिश कहते हैं। इधर देखिए, अगर नेचर के साथ अब अनवांटेड एक्टिविटीज करेंगे, जैसे कि आप मतलब व्हीकल चला रहे, गाड़ी मोटर, आपने बुलेट ले लिया 5 लाख का, अब पूरे हुसैनाबाद में ग्लोबल में दिखा रहे कि हमने 5 लाख का बुलेट खरीदा है, और उससे क्या निकल रहा है? एयर पॉल्यूशन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तो एयर जब निकलेगा तो हमारा एयर, जब वो स्मोक जब निकलेगा तो हमारा एयर पॉल्यूशन होगा। क्या होगा? और एयर पॉल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्या होगा? सॉरी, एयर पॉल्यूशन जब होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव होगा। क्या होगा? अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव होगा तो ना ठीक समय पे बरसात होगी, ना ठीक समय पे बारिश होगी, समझ रहे हैं? और ड्रॉट, सूखा पड़ेगा, और बाढ़ आएगी। क्या आएगी? और
अर्थक्वेक भी आएगा, साइक्लोन भी आएगा, स्टॉर्म आंधी भी आएगी, आंधी तूफान भी आएगा। आ रहा समझ में? फिर उसके आगे जब हम देखते हैं क्या होता है, इधर देखिए, उसके जब हम आगे देखते हैं तो जब हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव होगा तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग को बताया जाता है कि द आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ द अर्थ, ये हमारे धरती का आर्टिफिशियल मॉडल है। ग्लोब क्या है हमारा? ग्लोब पे आपको हर एक लोकेशन मिल जाएगी भारतवर्ष में, अमेरिका का, चीन का, फ्रांस का, रूस का, समझ रहे हैं, सबका मिल जाएगा, हर एक लोकेशन मिल जाएगा आपको ग्लोब में। कहाँ मिलेगा? ग्लोब में। इसलिए उसको बताया गया है द आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ द, हमारे इस अर्थ का आर्टिफिशियल मॉडल है ग्लोब। आ रहा समझे? इसलिए वार्मिंग मतलब होता है टू हीट अप, वार्मिंग यानी कि जो हमारा अर्थ है वो हीट हो जा रही है। क्या हो जा रही है? हीट हो जा रही है। तो जब ये ग्लोबल वार्मिंग होगा, जब हमारा अर्थ हीट होगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, मेल्ट करेगा। ग्लेशियर क्या करेगा? जैसा कि हम जानते हैं रॉक से हमारे माउंटेन बने होते हैं। क्या बनाते हैं? रॉक से हमारे क्या बनाते हैं? माउंटेन बने होते हैं। वैसे ही हमारे क्रिस्टलाइन आइस से, किस आइस से? क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड आइस, ऐसा आइस जो पत्थर की तरह हो, ऐसा आइस जो पत्थर की तरह हो, पिघलेगा, जल्दी पिघलेगा। हमारा बस नहीं है कि मैं कराओ फंक्शन में लगे हो, ठंडा पर ठंड हो गया। वो ऐसा मतलब ऐसा सॉलिड है, नेचुरल सॉलिड है, नेचुरल आइस है, तो जल्दी पिघलता नहीं है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तब पिघलेगा, और जब वो पिघलेगा, जैसा कि हम जानते हैं हमारा अर्थ कितना है, 70% ऑफ वाटर कंटेंट, हमारे धरती में 70% पानी पाई जाती है, एंड रेस्ट ऑफ आवर लैंड इज लैंड, और 30% लैंड पाई जाती है। 70% लैंड वाटर है ही, क्या है? 70% लैंड वाटर है ही। अगर ये 70% वाटर, अगर 30% वाटर और आ गया हमारी धरती पे, तो ये सब ग्लोबल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, सब ओशियन बन जाएगा, सागरों के सागर, महासागर, और सब धरती पे जीवन खत्म हो जाएगी। उसी को ईश्वर ने कहा प्रलय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रलय ऐसे आएगी। प्रलय कैसे आएगी? अगर कहीं ग्लेशियर पिघल कर आया और 30% को पिघलने में समय नहीं लगेगा, 30% को डूबने में समय लगेगा, और 70% वाटर तो है ही है। 70% वाटर कहाँ है? धरती पे, और 30% हमारे पहाड़ से आगे ग्लेशियर से, तो क्या होगा, धरती सब वो हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। आपको सीख लिया आपको, तो इसलिए आप हम सभी को नेचर से इंटरेक्टेड रहना। क्या रहना है? हमें नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं जाने देना है। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करेंगे, खिलवाड़ करेंगे